लगता है कि सियासत के फूके हुए कारतूस शत्रुघ्न सिन्हा के दिन अब फिरने वाले हैं। कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में जाने की खबर के फैलते ही कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस किसी भी तरह शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी में बनाए रखना चाहती है, इसीलिए तैयारी उन्हें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बिठाने की है। मतलब यह कि शत्रुघ्न सिन्हा के दोनों हाथ में लड्डू है। अब यह निर्भर करता है कि किस लड्डू को खाएंगे और किसे कूड़ेदान में डाल देंगे, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है जो राज्यसभा में भेजने का ऑफर दे चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो बिहार में अपनी थकी हारी पार्टी का जिम्मा उन्हें देना चाहती है। बंगाल में उनके साथ यशवंत सिन्हा होंगे तो बिहार में उनके दोस्त लालू प्रसाद। असल में राहुल गांधी के बिहार के नेताओं से मुलाकात के बाद बड़ी उलटफेर की कवायद शुरू हो चुकी है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट पर केंद्रित बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक नया चैप्टर लिखने जा रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी दलित नेता भक्त चरण दास की रिपोर्ट और 2020 का चुनाव जीतने वाले विधायकों, विधान परिषदों और पार्टी नेताओं से मशवरे के बाद सोनिया गांधी बिहार कांग्रेस की कमान अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को सौंपने की तैयारी कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होगा। कयास लगाए जा रहे थे कि झा का उत्तराधिकारी कोई अनुसूचित जाति का या मुसलमान होगा। किसी स्वर्ण को भी बिहार की कमान देने के कयास लगाए जा रहे थे। अध्यक्ष पद की रेस में जिन नेताओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे थे उनमें दलित नेताओं में राजेश कुमार, मुस्लिम में तारिक अनवर, जबकि स्वर्ण नेताओं में अखिलेश प्रसाद सिंह और अजीत शर्मा के नाम थे। पार्टी नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात और नेताओं का पक्ष जानने के बाद राहुल और बिहार प्रभारी की भी एकांत में एक राउंड बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि उसी बैठक में पार्टी प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का प्रस्ताव राहुल गांधी को दिया। राहुल गांधी भी प्रभारी के प्रस्ताव से सहमत है। शत्रुघ्न के सहारे बिहार में कांग्रेस अपना भविष्य देख रही है। आला कमान भी इस बात से सहमत है कि बिहार की सत्ता से कांग्रेस के बाहर होने के बाद फिर क्षेत्रीय दलों के उभार के साथ कायस्थ हाशिए पर चले गए। क्षेत्रीय दलों ने उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अलबत्ता भाजपा इसमें अपवाद रही है, जिसने कायस्थों को थोड़ा बहुत मान सम्मान दिया। इससे पहले कांग्रेस ने कायस्थों को राजनीति में भरपूर मौके दिए। नतीजा 1952 में कायस्थ जाति के 40 विधायक चुनाव जीत सदन तक पहुंचे थे। समय के साथ कायस्थों का प्रतिनिधित्व राजनीति में घटता गया। 2010 में यह संख्या मात्र 4 हो गई। हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसके बाद कांग्रेस ये देख रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार की कमान देकर कायस्थों को वो अपने पक्ष में कर सकती है। पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या शत्रुघ्न का फुल टाइम राजनेता ना होना है। शत्रुघ्न अपने मन के हिसाब से राजनीति करते हैं, जो परेशानी का सबब बन सकता है। अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें बिहार में कम से कम 15 दिन बिताने होंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समय देना होगा, लेकिन इन खामियों के बीच सार्थक बात यह है कि कांग्रेस में शत्रुघ्न की आवाज तो सुनी ही जाएगी, साथ ही सहयोगी दल भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेता बनकर सियासत करने का सपना तो राकेश टिकैत जमाने से देखते रहे हैं। कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जमानत गंवाकर घर बैठ गए। लेकिन कृषि कानून के विरोधी की जो लहर पंजाब से उठी, उसमें सबसे बड़े तैराक बन राकेश टिकैत सामने आए। आंदोलन तो दिल्ली की सीमाओं पर चलता रहा, लेकिन राकेश टिकैत यहाँ वहाँ घूमते रहे और अंत में इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों न अपनी ही एक पार्टी बना ली जाए और चुनाव मैदान में कूदा जाए। अब किसान नेताओं से जो उम्मीद गांधी वाड्रा ने पाल रखी थी कि इसके बहाने वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन राकेश टिकैत कांग्रेस के सारे किए कराए पर पानी फेरकर खुद चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर में होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय होगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त में सरकार बातचीत करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, और यह पंचायत की तारीख 5 सितंबर रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हम तो बड़ी पंचायत करेंगे, आगे की बात संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे के चैप्टर की बात मुजफ्फरनगर की जमीन से तय होगा। महापंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि पता नहीं क्या मतलब रहेगा, हम सभी रणनीति अभी से कैसे बता दें। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पूरे किसान इकट्ठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे की इफेक्टिव रूपरेखा तैयार होगी।
किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना क्या कोई गलत है? हम क्या वोट नहीं देते? और अगर जो वोट देते हैं वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? वह चुनाव लड़ सकते हैं। राकेश टिकैत ने साफ किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय किसान यूनियन को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी उसका अभी पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ट्रैक्टर की बात की है और इस बार नया ट्रैक्टर होगा, नए बम्पर के साथ ज्यादा मजबूत होगा और पता नहीं हम कहां जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने की कॉल देगा तो वहां भी जाएंगे और ट्रैक्टर पर तो हम 87 से दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाते रहते हैं और यह किसान का साधन है। हम उसे ट्रैक्टर कहेंगे, हम उसे टैंक कहेंगे, हम उसे एसी बस कहेंगे, उस पर क्या ऐतराज है? राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का साधन ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर सामने है तो वह किसी और का नहीं सुनता है और जब ट्रैक्टर साथ में है तो फिर तूफान मेल है और फिर और किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से सितंबर में नई क्रांति की शुरुआत होगी और नया चैप्टर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ खेल करके नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन बैठे केपी शर्मा ओली को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को भंग करने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर दिए अपने अंतिम फैसले में कहा कि राष्ट्रपति 2 दिन के अंदर शेर बहादुर देउबा को पीएम पद की शपथ दिलाएं। इससे पहले ओली के वकीलों ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट शेर बहादुर देउबा को पीएम बनाने के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए नई सरकार का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को संसद की बैठक बुलाने का भी आदेश दिया है। सदन में मतदान के दौरान पार्टी का व्हिप भी लागू नहीं होगा। इससे पहले संसद में हुए विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान तमाम खींचतान के बाद भी विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए सदन में बहुमत जुटाने में असफल रहे थे। ओली के विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति ने सरकार गठन की समय सीमा तय की थी, लेकिन नेपाल के राजनीतिक दल अपने धड़ों के बीच गुटबाजी के चलते अभी तक इस मामले पर कोई सहमति कायम नहीं कर पाई और ओली फिर से पीएम बना दिए गए थे। विश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया था, जिनमें से 15 सदस्य तटस्थ रहे। ओली को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जिताने के लिए 136 मतों की जरूरत थी, क्योंकि 4 सदस्य इस समय निलंबित हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ 93 वोट ही मिले थे और वह बहुमत साबित नहीं कर सके थे। इसके बाद संविधान के आधार पर उनका पीएम पद चला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों छोटी पार्टियों की बहार है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल और ओवैसी से लेकर प्रियंका वाड्रा, सबको यही लगने लगा है कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करने से ही लखनऊ की गद्दी आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए इन दिनों सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पूछ काफी बढ़ गई है और वे कभी ओवैसी तो कभी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मजे लूट रहे हैं। ताजा मामला अरविंद केजरीवाल का है। अब केजरीवाल को भी राजभर से उम्मीदें दिखने लगी हैं। केजरीवाल और राजभर गठबंधन की बात करने में जुटे हैं। राजभर ने कहा कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान आम आदमी पार्टी से भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर निर्णायक बातचीत होगी। मुलाकात के दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। राजभर ने बताया कि उनके पिछले दिनों आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं पहल कर केजरीवाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि केजरीवाल ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का समय निर्धारित किया है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर भी प्रारंभिक स्तर पर बातचीत हुई है। मोर्चा के घटक दल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल चुके हैं। बातचीत के परिणाम को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक स्तर की बातचीत हुई है। यह पूछे जाने पर कि क्या अखिलेश यादव ओवैसी के साथ गठबंधन को लेकर तैयार होंगे, इस पर राजभर ने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, सभी का लक्ष्य भाजपा को रोकना है। विपक्षी दलों द्वारा महाराजा सुहेलदेव का अपमान करने के आरोप संबंधी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया
अनिल राजभर ने कहा था कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। इनमें से जिसे जब मौका मिला उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को सम्मानित कर राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है। इस पर सफाई देते हुए राजभर ने कहा कि जब वह बहराइच गए ही नहीं तो फिर सैयद सलार मसूद गाजी के मजार और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के स्मारक पर जाने का सवाल ही कहां से पैदा होता है। राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाने में छोटे दलों की निर्णायक भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को मजबूरन अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा और संजय निषाद को साथ रखना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रहे हैं। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज उनकी सरकार ही कांग्रेस युक्त हो गई है। भागीदारी संकल्प मोर्चा राजभर के नेतृत्व वाली छोटी पार्टियों का मोर्चा है। AIMIM ने हाल में घोषणा की थी कि वह 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा के साथ गठबंधन में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार एंड कंपनी के नेताओं के काले छींटे शिवसेना के दामन पर नहीं पड़े, इसके लिए शिवसेना ने तुरंत पाला बदलकर सहकारिता मंत्रालय के गठन और अमित शाह को इसका मंत्री बनाए जाने का समर्थन कर दिया। असल में जब सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई थी तब शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने इसकी आलोचना की थी और कहा था कि इस फैसले से अशांति फैलेगी, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही सामना के जरिए शिवसेना ने पलटी मारी और अमित शाह के तारीफों के पुल बांधे। शिवसेना के प्रमुख पत्र सामना में कहा गया कि अगर शाह इसके जरिए कुछ नया करना चाहते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि इसके ठीक 1 दिन पहले महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने में साझेदार NCP के मुखिया शरद पवार ने कहा था कि राज्य में सहकारिता विभाग में नियम कानून महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से चलेगा और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शिवसेना ने सामना में कहा कि यदि कोई यह कहता है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सहकारी संस्थाओं को अपने अधिकार में लिया है तो यह एक तरह से अपमान की बात है, क्योंकि शाह खुद गुजरात में सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे हैं और निश्चित तौर पे केंद्र के पास इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से राज्यों में विकास कार्यों को बढ़ाने की योजनाएं हैं। सामना में कहा गया कि ग्रामीण विकास और सहकारिता ये दोनों जमीनी मंत्रालय हैं जिनके माध्यम से सीधे तौर पर लोगों का विकास किया जा सकता है और यह गुजरात एवं महाराष्ट्र में देखा भी गया है। हालांकि शाह के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन वह संभवतः सहकारिता के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। शाह पहले भी गुजरात की सहकारी संस्थाओं से जुड़े रह चुके हैं और यदि अब वो इसके माध्यम से कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। शरद पवार ने नए सहकारिता मंत्रालय पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य में सहकारिता विभाग में नियम कानून महाराष्ट्र के कानून के हिसाब से चलते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा ड्राफ्ट किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि केंद्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन से समस्याएं पैदा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य का मुद्दा है। हालांकि महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अजित पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 2019 में खबर आई थी कि एक गवाह के बयान के बाद ईडी ने शरद पवार का नाम भी इस घोटाले के आरोपियों में शामिल किया था। उक्त गवाह ने अपने बयान में बताया कि कैसे शरद पवार ने इस घोटाले में बड़ी भूमिका निभाई थी। शिवसेना का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां नई सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने और विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को दिए जाने का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में भाजपा का प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। कांग्रेस के अलावा CPM के नेता और 2 बार केरल के वित्त मंत्री रहे थॉमस इसाक भी चिंतित हैं। थॉमस इसाक ने कहा कि इसका कुछ गलत उद्देश्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने गुजरात के सहकारी बैंकों पर कब्जा कर लिया था। दरअसल विपक्ष को डर इस बात का है कि सहकारिता से विकास का मंत्र पूरे भारत में लागू होने पर गरीब किसान और लघु व्यवसायी बड़ी संख्या में सशक्त होंगे, जिससे भाजपा और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लखनऊ से 2 अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है।
इन गिरफ्तारियों को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को पलटकर मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसकी आड़ में राजनीति मत करें। उन्होंने कहा कि अगर दावा सही है तो एक गंभीर मामला है और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करने और इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो यह गंभीर मामला है। इस पर उचित कार्रवाई जल्द ही होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति ना करे, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। बीएसपी चीफ ने दूसरा ट्वीट कर लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक आखिर क्यों बेखबर रही? यह वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। इसीलिए सरकार ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि सूचनाएं मिलने के बाद उस पर स्टडी की गई और मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। पकड़े गए संदिग्धों के मंसूबे सही नहीं थे। जिस तरह की चीजें उनसे मिली हैं, उनका पोटेंशियल इतना है कि किसी महत्वपूर्ण जगह पर ब्लास्ट अगर हो जाता तो कई जाने जा सकती थी। उस लिहाज से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके पहले लखनऊ के काकोरी से आतंक निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो बम बनाने में दक्ष थे। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों की सूची बनी हुई है और उनकी सरकार आते ही सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने अलकायदा आतंकवादियों की गिरफ्तारियों पर कहा कि वो न तो यूपी पुलिस पर और न ही भाजपा की सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। मैंगो बेल्ट काकोरी के एक मकान से एटीएस ने मसरुद्दीन और मिनहाज अहमद नाम के 2 आतंकियों को दबोचा। ये आतंकी देश के कई हिस्सों में बम ब्लास्ट की योजना बना रहे थे, जिसमें मानव बम से हमले भी शामिल थे। जहां अहमद दुबग्गा का निवासी है, वहीं मसरुद्दीन मांडियाओं में रहता है। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि उनके पास बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई हैं। इस गिरोह के लोग कानपुर में भी मौजूद हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के आसपास देश को दहलाने की साजिश में लगे थे। उत्तर प्रदेश में अलकायदा के सबसे बड़े सरगना उमर हलमंडी के इशारे पर यह सब हो रहा था। दोनों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी जारी है। दोनों आतंकियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद यूपी पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है। अहमद के अब्बा उसी इलाके में एक मोटर वर्कशॉप चलाते हैं। उसका परिवार 15 वर्षों से वहां रह रहा था। इन आतंकियों के पास 2 प्रेशर कुकर बम और एक पिस्टल मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट्स, हाईवेज और बस स्टेशनों पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों भागीदारों के बीच रिश्ता बड़ा अजीब है। उद्धव ठाकरे को शरद पवार पर भरोसा नहीं, शरद पवार उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं करते और सरकार में तीसरे दर्जे की पार्टी कांग्रेस का इन दोनों पर भरोसा नहीं है। बावजूद इसके ये तीनों हर दूसरे तीसरे दिन यह जरूर कहते हैं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी और गठबंधन अटूट है, लेकिन मौका मिलते ही तीनों एक दूसरे पर हमला करने से चूकते नहीं। ताजा मामला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का है, जिन्होंने उद्धव ठाकरे और अजीत पवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। नाना पटोले ने कहा कि ये दोनों ही नेता मुझ पर नजर रखते हैं, यानी उद्धव ठाकरे और अजीत पवार नाना पटोले की जासूसी करवाते हैं। इससे पहले भी पटोले ने एनसीपी नेता अजीत पवार पर हमला बोला था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पुणे का प्रभारी मंत्री कौन है, कोई बारामती का है, वह किसका काम कर रहे हैं, क्या वह हमारा काम कर रहे हैं। इस मुश्किल को अपनी ताकत बनाएं, मानसिक रूप से कमजोर नहीं हो, ऐसी ताकत प्राप्त करें जिससे हमारा व्यक्ति वहां का प्रभारी मंत्री नियुक्त हो जाए। पुणे के प्रभारी मंत्री अजित पवार है। हालांकि जब शरद पवार से पटोले द्वारा उनके भतीजे अजित पवार के बारे में की गई टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाना पटोले को छोटा आदमी बता दिया। शरद पवार ने कहा कि मैं ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहता, वे छोटे लोग हैं, मैं उसके बारे में क्यों बोलूं, अगर सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं तो मैं बोलूंगा। पवार ने पटोले द्वारा भविष्य में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जताए जा रहे संकल्प को भी महत्व नहीं दिया। इस समय शिवसेना, कांग्रेस और रांकपा की महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है। इस साल फरवरी में कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर पद छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो पद खाली है। हालांकि गठबंधन की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि स्पीकर का पद कांग्रेस को ही दिया जाएगा। नाना पटोले हाल के दिनों में लगातार चर्चाओं में रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 और 17 के दौरान उनका फोन टैप किया गया, जब वो संसद के सदस्य थे और देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले द्वारा लगाए फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।